नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध के चैनल से अवनीश सर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने कई दशकों से इनको देखा होगा, सुना होगा और लगातार हमारे कॉमन दर्शक भी देखते ही हैं। आज सर को बुलाने का एक विशेष कारण था कि इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये बोलना नहीं चाहता था आज तक किसी भी नेता के लिए, मैंने इवन लालू प्रसाद यादव के लिए नहीं बोला, लेकिन आज राहुल गांधी के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य संभवतः नहीं हो सकता। पिछले 20 वर्षों से मैं राजनीति को कवर कर रहा हूं, अलग अलग स्टेट्स की राजनीति को देख रहा हूं, मगर जितना बिलो द बेल्ट सत्ता के चाह में राहुल गांधी गए हैं, उतना संभवतः कोई नहीं गया। अब सर से पता करेंगे कि संभवतः उसके पहले कोई गया या नहीं गया, लेकिन मैं कुछ चीज सुनवाता हूं, उसके बाद सर से रिएक्शन लेंगे। पहले एक वीडियो है, ये जो हंसी है ना कि डोंट यू नो दिस, ये इसका कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे जो ये चुभन है, ये नैरेटिव का जो ये लड़ाई चल रहा है, उसमें ये जो राहुल गांधी ने कहा, बहुत चुभी है ये बात। सुनवाते हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. Are you people not aware of this? Are you people of आपको मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? देखिए, बस राजीव शुक्ला ने क्या कहा वो तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शशि थरूर ने आज क्या कहा वो भी हम जानते हैं। मनीष तिवारी का क्या रिएक्शन है वो भी हम समझते हैं। सिर्फ राहुल गांधी और उनके प्रो राहुल गांधी मीडिया यूट्यूबर, उनका रिएक्शन है कि हाँ भाई, राहुल बाबा ने बोल दिया तो भारत की इकोनॉमी डेड है। सर कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? सर आपसे अभिषेक जी एक शब्द उधार ले रहा हूं, दुर्भाग्य जी। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एलओपी हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत का दुश्मन, विदेशी ताकतों का एजेंट एक परिवार कई दशकों से भारत पर राज कर रहा है, 2014 तक। असली दुर्भाग्य इस देश का ये है। आपने जो बाइट दिखाई उसमें वो व्यक्ति भारत की इकोनॉमी को, एक ऐसा व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि इलेक्शन ही अमेरिका यूएस फर्स्ट कह के किनारे के साथ जीत के आया, वो एक ऐसे भारत के लिए भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहा है जहां पर नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्र प्रथम के नारे और भावना के साथ वो भारत पर प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक ढंग से चुन के बैठे हुए हैं। दरअसल ऐसा कोई व्यक्ति, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके अंदर भारतीयता का डीएनए हो, जिसके हृदय में भारत और भारत की संस्कृति धड़क रही हो, जिसके मस्तिष्क पर यहां जोर जोर से बोल्ड इटैलिक इबारत में लिखा हो, मेरा भारत महान, मैं अपने भारत से प्यार करता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति भारत की बर्बादी की कल्पना भी कर सकता है? मैं तो अगर राहुल गांधी ये कल्पना कर रहे हैं और उससे वो ग्लैड हैं, शब्द पर ध्यान दीजिए, वो खुश हैं, तो फिर इसका क्या अर्थ है? वो कहां से भारत के हैं? अब तो ये वो सिद्ध करे ना परिवार। और एक चीज और, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस समय स्थिति क्या है कांग्रेस के अंदर। इंट्रो में आपने हल्का सा इशारा भी किया है। दो बाइट घूम रही हैं, एक राहुल गांधी की और उसी संसद परिसर से निकलते हुए राजीव शुक्ला की। राजीव शुक्ला जो बात कह रहे हैं वो शुरू करते हैं 91 से, नरसिम्हा राव के समय से अटल जी का नाम लेते हैं, उसके बाद अपने 10 साल मनमोहन सिंह जी का नाम लेते हैं, उसके बाद इस वर्तमान सरकार का, जो कि राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है, एक अलग लाइन। लेकिन राहुल गांधी की बाइट में आपने उस तरफ भी इशारा किया कि वो तंज कस रहे थे और पत्रकारों को, स्थापित मीडिया जो इस देश का कथित स्थापित मीडिया है, उन्होंने उसके मुंह पर तमाचा मारा है। और इसीलिए गोदी मीडिया नाम का जो चूरन कुछ लोग बेचते हैं, मैंने उसके बरक्स एक
या कह लीजिए उसके सापेक्ष एक शब्द खड़ा किया है, तलवा चाट मीडिया। दर्शकों, आपने देखा होगा राहुल गांधी की 2 तस्वीरें, जिसमें एक उनकी अकेले की और दूसरी उनके बहन प्रियंका वाड्रा के साथ। आप जरा कल्पना कीजिए उस तस्वीर को, जिस एंगल से खींचा गया है, कैमरामैन को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पैर के नाखूनों के पास अपना चेहरा रख के और कैमरा उठा के ही उस एंगल से तस्वीर आ सकती है। कल बिल्कुल। राहुल गांधी जब ये तंज कर रहे थे कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग जानते नहीं हो, शर्म आनी चाहिए इस देश के उस कथित तलवा चाट मीडिया को कि पलट के किसी ने प्रतिप्रश्न नहीं किया कि साहब 1.4 जीडीपी ग्रोथ की इकोनॉमी वाला अमेरिका 6.4 की जीडीपी की ग्रोथ रखने वाले भारत से ये कैसे कह सकता है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। और अभिषेक जी, इसमें मैं ट्रंप को दोषी नहीं मानता, ना बिल्कुल नहीं। वो यूएस फर्स्ट कह के जीतने वाला व्यक्ति है, वो नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा। और अगर आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कद ऊंचा उठ रहा है, ये अपने बात को प्रमाणित करता है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों है कि उसी संसद परिसर से निकल के राजीव शुक्ला की जबान अलग बोल रही थी और राहुल गांधी की जबान अलग बोल रही थी। और शशि थरूर ने भी कल रात को बोला। शशि थरूर, आपने मनीष तिवारी का भी नाम लिया जी। अब जरा पीछे से एक घटनाक्रम और एक पूरा थ्रेड आप जरा देखने का प्रयास कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टी पार्टी डेलीगेशन, उसमें तमाम लोगों का शामिल होना, अलग अलग जाना, हाउस में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सूले कनमोजी को टैग करते हुए, सोशल मीडिया की भाषा में उसे टैग कहना कहेंगे, टैग करते हुए ये तमाम सकारात्मक बातें कहना, शशि थरूर जी के बारे में तमाम बातें होंगी, अरे और तो और ओवैसी। उसके बाद आप राहुल गांधी की भाषा और इनकी लाइन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 10 जनपद का ये 3 सदस्यीय परिवार अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ा हुआ है? हाँ, सबकी लाइनें अलग हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि राजीव शुक्ला जैसा व्यक्ति, जो कि प्रियंका वाड्रा का बेहद नजदीकी, और मैं कांग्रेस के लिए कांग्रेसियों को पालतू शब्द इस्तेमाल करता हूं, बेहद पालतू, वह व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। मनीष तिवारी जैसा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। जयराम रमेश अगर बोल नहीं रहे हैं तो खामोश हैं। मणिशंकर अय्यर अगर बोल नहीं रहे हैं तो खामोश हैं। बाइट देते समय तस्वीर में प्रियंका वाड्रा नेपथ्य में खड़ी है और एक और पालतू केसी वेणुगोपालन के अलावा और आपको कोई दिखाई देता हो? सवाल यह होता है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, 2014 से पहले इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या हिंदुओं को वोट नहीं मिलते थे? क्या आज भी 2014 से लेकर 2024 इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के वोट नहीं मिलते? देखिए, राजनीतिक विचारधारा मतभेद अलग बात है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई हिंदू वोटर इस बात को बर्दाश्त करेगा कि आप भारत की इकोनॉमी को बर्बाद होता हुआ देखें? भारत की इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए भारत को की बर्बादी की आप कल्पना करें और उससे आप प्रसन्न हो? आश्चर्य की तो बात है कि बर्दाश्त भी कर रहा है और प्रसन्न भी हो रहा है। सोशल मीडिया पे तो आप नरेंद्र मोदी को सुबह, दोपहर, शाम होम्योपैथी दवा की तरह, 5 वक्त की नमाजों की तरह आप उन्हें कोसिए मेरी बला से। कोई अभिषेक तिवारी, कोई अवनीश बेन शर्मा नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने यहां नहीं बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम मिस कॉल वाले मेंबर भी नहीं हैं, ना कभी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप भारत के खिलाफ और भारत की बर्बादी का सपना देखेंगे? ये बर्बादी तो छोड़ दीजिए साहब, बर्बादी के सपने भी आपको नहीं देखने दिए जाएंगे। और भारत का एक एक मतदाता, भारत का एक एक आदमी, 140 करोड़ आबादी, ये काम 2014 से रोके पड़ी है। असली इकोनॉमी मरी है। हमारे यहाँ देशज में कहावत है ना, हिंदी में भी कहावत है, लोग जानते होंगे, नानी मर गई। दरअसल 10 जनपद खानदान की इकोनॉमी मर गई। हाँ, वो तो मरी है। ये व्यक्तिगत दर्द है। दूसरा, सत्ताविहीन ये परिवार,
जो अपने आप को कल्पना नहीं कर सकता। लोगों के यहां पीएम इन वेटिंग होते हैं, यहां पैदाइशी पीएम बाय बर्थ हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये भारत के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह दुर्भाग्य है कि ऐसा एक परिवार जो भारत की बर्बादी, भारत की इकोनॉमी अगर डेड कोई कह दे, उससे प्रसन्न होता हो, तो वो भारत का तो नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता कि वो भारत का है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। मैं अदालत में हाथ जोड़ के मीलाट के सामने सिर्फ एक वाक्य अपने बचाव में कहूंगा कि साहब, मैं जब कहता हूं कि ये परिवार विदेशी एजेंट है, विदेशी शक्तियों का एजेंट है, उनके एजेंडे, उनके पेरोल पे काम कर रहा है, तो मेरे पास अपने बचाव में सिर्फ एक तर्क है, सबूत है, सब कुछ है मीलाट, कि भारत में रह के भारत की बर्बादी देखने और उस पर खुश होने वाला व्यक्ति कोई भारतीय नहीं हो सकता। दैट्स इट। आपको याद दिला दूं सर, आपको तो याद ही होगा, दर्शकों को, जेएनयू में कुछ वर्षों पहले एक दशक होने को आया, नारे लगे थे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। सबसे पहले आदमी उस जेएनयू कैंपस में इस नारे के बाद जब विरोध शुरू हुआ, अरेस्टिंग शुरू हुई, सबसे पहला आदमी उस नारे के समर्थन में पहुंचा था तो राहुल गांधी पहुंचा था। मैं बस दर्शकों को एक बात याद दिला रहा हूं, मेरी याददाश्त बड़ी कमाल की है और किसी बात पे तुरंत एक स्पेशल चीज ये महादेव के आशीर्वाद से है कि याद आ जाती है। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, वहां समर्थन में पहुंचे राहुल गांधी। और देखिए, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका से लेकर के तमिलनाडु तक इनके सहयोगी भाषा के नाम पर भारत को अलग ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो इंशाअल्लाह का नाम है। मायावती जी का सर एक ट्वीट आया, मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% का शुल्क और रूस के तेल के आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार ने इसे अवसर और आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर के देश को दिए गए आश्वासन पर किसान व छोटे मझौले उद्योग राष्ट्र हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। इस पर सरकार खरी उतर कर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। आशा पे इन्होंने फुल स्टॉप दे दिया। एनीवे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और अधिकतर गरीब और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उसे अमल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक कंस्ट्रक्टिव बात रखी और सीधे सीधे कहा मैं सरकार के साथ हूं सर। ये जो राजनीति है मायावती जी की, भले आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है यूपी में भी, भले उनके पास सीटें ना हो, विधायक ना हो, लेकिन जो स्थिति है ये बताता है इन लोगों से बहुत आगे की चीज है मायावती। अभिषेक जी, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने आपसे कभी बातचीत में ये बात कही है कि नहीं, लेकिन चाहे आप मेरा एक्स हैंडल देख लें, चाहे मेरे वीडियोस प्रारंभ के, मायावती जी के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का कोई अप्रतम उदाहरण अगर देखना हो आज की राजनीति में, तो आप मायावती जी को देख सकते हैं। बड़े आराम से जो गिरोह है वो ये कह सकता है कि अरे साहब इनकी फाइलें दबी होंगी। ठीक है साहब, आप दबा के रखते थे, इसलिए संभवतः आपको ऐसा लगता होगा कि इनकी भी फाइल दबी हुई है। अरे आपके कर्म ऐसे हैं कि आपकी फाइलें हैं, और फाइलें हैं तो वो फाइलें दबेंगी भाई, वो फाइलें बिल्कुल दबेंगी। फाइल दबा के रखा तो ये नहीं दबी, आपने तो दबाया था ना, तब तो ये नहीं दबी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ट्रंप को भारत ने जवाब कैसे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक जो कागज टहल रहा है वो किसी को एड्रेस तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी कनिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी ने उसको सीधे सीधे लिख दिया है। नीचे किसी के दस्तखत नहीं है, एक स्लाइड टहला के सामने रख दी गई है और इस कमिटमेंट को दोहरा दिया गया है कि देखिए साहब, हम अपने लिए भारत प्रथम की भावना से काम करेंगे, हमारे यहाँ हमारे किसान। दरअसल जानते हैं, डंकल प्रस्ताव जो 1991 उसके असफल रहने के बाद ट्रंप की ये दोबारा कोशिश है भारत की कृषि के ऊपर अमेरिकी वर्चस्व लाने का।
और उसको बहुत अच्छी तरीके से भारत हैंडल कर रहा है। वो बार बार ये प्रहार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रहार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने रूस को भी शामिल किया। तो ट्रंप का ये प्रयास लगातार चलता रहेगा। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें यह आकलन किया गया था कि कहां कहां आर्थिक मंदी किन किन देशों में आने की प्रबल संभावना है। और उस सर्वे में कनाडा और बाकी कई यूरोपियन देशों के साथ यूएस भी शामिल है, और जिसमें यह कहा गया कि साल डेढ़ साल, और कई देशों के बारे में तो यह कहा गया, कनाडा के बारे में विशेष रूप से, कि वहां ऑलरेडी स्टार्टेड, ये है वर्ड, स्टार्टेड। और अमेरिका के संदर्भ में ये उस रिपोर्ट में कहा गया कि 80 से 90% प्रतिशत तक ये संभावना है कि वहां पर एक गंभीर रेसिशन आएगा। आप देखिए ट्रंप के इस पूरी हरकत के बाद जरा दर्शकों से निवेदन है कि अमेरिकी राजनीति में क्या चल रहा है, वहां की घरेलू राजनीति में, वहां के अपोजिशन में क्या चल रहा है। ट्रंप खुद अपने घर में घिरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस राष्ट्र से, जिस बढ़ते राष्ट्र से उनको सबसे ज्यादा आर्थिक खतरा है, तो वहां के लिए वो कहेंगे। और ट्रंप बड़बोले हैं, इसमें तो कोई सबूत देने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये दर्द सिर्फ आर्थिक उन्नति कर रहा है भारत, अभिषेक जी, इतना ही नहीं है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर में आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली पीटा है, इनडायरेक्टली आपने अमेरिका को पीटा है, इनडायरेक्टली आपने चाइना को पीटा है। वो दर्द भूल जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर के दिन से ही मैंने एक चीज रिपीट करना शुरू किया है, और वो अब सच साबित होते हुए दिख रही है। कोई खोल के नहीं कहेगा। मैंने हमेशा एक लाइन लिया है, और इसका उदाहरण अमेरिका के संदर्भ में है। पहले पाकिस्तान कभी भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं था। ये बात मैंने बहुत पहले कही है सर। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान, जब ये बिल क्लिंटन ने ये लगाई थी और ये सारी बातें हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर, तो मैंने एक शो में बोला था कि जो परमाणु संपन्न, इसको मोदी ने जो सबसे बड़ा काम किया ना, कि ये यूएस द्वारा स्पॉन्सर्ड परमाणु संपन्न देश था, दुनिया के आगे बता दिया कि इसके पास कुछ नहीं। मैं इसको और थोड़ा खोलता हूं। स्पॉन्सर्ड भी हटा दीजिए अभिषेक जी, मेरा निवेदन है। अभी स्पॉन्सर्ड भी हटाइए। जो कुछ भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सो कॉल्ड है, था, दरअसल वो एक न्यूक्लियर बेस, अमेरिकन न्यूक्लियर बेस है, जिसकी केवल चौकीदारी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसा किया क्यों अमेरिका ने? तब अमेरिका ने चीन को साधने के लिए, चीन को दुरुस्त करने के लिए, तब भारत उसकी लिस्ट में नहीं था, क्योंकि भारत उस स्थिति में नहीं था कि अमेरिका के निगाह में वो आए। चीन को और रशिया को, दोनों को साधने और सुधारने के लिए एक न्यूक्लियर अड्डा, और ऐसा अमेरिका ने इसी दुनिया के दूसरे भूभाग में किया है। दर्शक जरा उसको गूगल कर लें, उनको पता लग जाएगा न्यूक्लियर बेस अमेरिका का। आपने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप को, यानी अमेरिका की सैन्य क्षमता को, उनके हथियारों को भी बल भर पटका है चाइना के साथ और टर्की के साथ। तो आप ये बताइए, आप मुंह पे भी मारेंगे, आप कमर के आसपास जहां हमारी दोनों जेबें हैं वहां भी मारेंगे, यहां तक कि आप हमारी पी पॉकेट भी नहीं छोड़ रहे हैं। पी पॉकेट आजकल नहीं बनता, जो नई जनरेशन है उसको नहीं पता है। एक जेब होती थी जिसको चोर जेब बोला जाता था, जब पॉकेट मारी चलती थी जी। आप यहां तक हमें मारेंगे और हम कुछ बोलेंगे नहीं? तो भारत उसमें आपको स्टैंड और भारत की प्रतिबद्धता वहीं दिखाई देती है जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वो एक स्लाइड ऐसे लग रहा है किसी व्हाट्सएप पर टहलाने के लिए किसी क्लर्क को बोल दिया है कि भैया तू बना दे और मुंह पे मार दे। न किसी को एड्रेस, न नीचे किसी की दस्तखत, न कोई बाइट और न कहीं कोई चर्चा। लेकिन ट्रंप से कन्विंस कौन हुआ? राहुल गांधी। तो मुझे कोई बता दे फिर भारतीय हैं कैसे राहुल गांधी? इसलिए मैंने आपसे दुर्भाग्य शब्द उधार लिया था कि इस देश का दुर्भाग्य है कि एक फॉरेन एजेंट का पूरा परिवार इस देश में 2014 तक आराम से सत्ता की मलाई खाता रहा। मैं तो कल्पना करके सिहर जाता हूं।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2014 में कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था इस देश में अभी, बिल्कुल ना, ना, नहीं। बिल्कुल नहीं। 2014 में भारत में कल्चरल रेवोल्यूशन आया, सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, जब मैं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं तो उसमें राष्ट्र प्रथम है, सड़क नाली खड़ंजा है, बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, हाईवेज हैं, हम अंतरिक्ष में डेवलप कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, हमारी सैन्य शक्ति, हम कभी उधार की गोली से लड़ाई लड़ते थे, हम कभी जीप घोटाले से इस देश में हमने अपनी सेना के काम को देखा, पीटी सू में हमने चाइना से लड़ने के लिए पंडित नेहरू ने बाध्य किया। इसी देश में यूपीए 2 की सरकार में उनका रक्षा मंत्री बोलता था कि हम बॉर्डर पर सड़कें इसलिए नहीं बनाएंगे कि चाइना उसका इस्तेमाल कर लेगा। तो भैया ये बताओ, तुम्हें ये यकीन था कि चाइना अगर हम पर आक्रमण करेगा तो हम सबसे पहले अपनी सड़क, अपनी जमीन छोड़ के भागेंगे, तभी तो इस्तेमाल करेगा? जिस देश में उसका प्रधानमंत्री ये कहता हो कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, उसको तुमने कहा कि ये बहुत बड़ा महान अर्थशास्त्री है। मैं थोड़ा सा, तो जहां पर एक तरफ हम भारत का विकास देख रहे हैं, वहीं हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर देख रहे हैं, हम विंध्याचल कॉरिडोर देख रहे हैं, हम कांवड़ यात्रा पर बरसते फूल देख रहे हैं, हम दक्षिण के मंदिरों में सनातन को स्थापित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक सनातनी आयोजन महाकुंभ को सफलता से देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि भौतिक और भाव, इन दोनों का समुच्चय। आप मुझे ये बताइए, ये कल्चरल रेवोल्यूशन का एरा नहीं हो तो और क्या है? और यही वजह है कि पेट भी भरा है 140 करोड़ आबादी का, मन भी भरा है, तन भी भरा है, और यही वजह है कि उनकी 2 उंगलियां जा रही हैं, एक में लोकतंत्र की स्याही लगवाती हैं, दूसरे से जनता आवाज कैसे करती है, पी। जनता की आवाज आजकल ऐसे हो गई है। उसका उदाहरण 2014 है, 2019 है, 2024 है। ये परिवार भारतीय नहीं हो सकता। ये परिवार, अभिषेक जी, भारतीय नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कमाल की बात है कि 2014 में 80 लाख इन्वेस्ट किए थे, 2024 में उसका वैल्यू 8 करोड़ 40 लाख हो गया, और राहुल गांधी पैसे पे पैसे छाप रहे हैं इक्विटी से, जिसको ये डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। और कल मैंने दर्शकों को बताया था कि मार्केट ने बताया कि यूएस तुम्हारी ऐसी की तैसी, मार्केट जिस सैचुरेशन पॉइंट पर है, जिस सैचुरेशन रीजन में घूम रहा है, बस वहीं घूमता रहा निफ्टी, और निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह आश्चर्य की बात है। आज भी अगर आप देखेंगे, मात्र 105 पॉइंट नीचे निफ्टी घूम रहा है, और ये ऊपर उठना शुरू भी हो चुका है। मुझे लगता है कि मंडे तक कहानी जो है, वही जो मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड कर ले। हाँ, नहीं, एक जो है 23,800 से लेकर के ये 25,600 के बीच घूम रहा है पिछले 8 महीने से, और उसी रेंज बाउंड में ये घूम रहा है। तो ये 100 पॉइंट की गिरावट भी नहीं मानी जाती, जो टर्म है उस हिसाब से। सर, एक प्रश्न जब आप ये बोल रहे थे तो मन में आया कि क्या ये 1998 में जब एटॉमिक परीक्षण हुए और हमने यूएस के सैंक्शन सहे, तब तो हमारा कुछ उखड़ा नहीं, हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए, तब तो कुछ हुआ नहीं। लोगों को कालांतर में पता चला कि भाई प्याज महंगा इसलिए हुआ था क्योंकि भाई वहां पे काम हो रहा था, रेडिएशन मिटाना था, लेकिन लोगों ने वोट आउट कर दिया उस चक्कर में, वो अलग बात है। लेकिन उसके पहले जो हमारे और यूएस के संबंध थे, बस कहने को थे, कोई संबंध नहीं था। क्या भारत और यूएस अगर पिछले 6 वर्षों के देखें, इवन जो बाइडेन का भी प्रशासन था, क्या भारत और यूएस उसी रिलेशनशिप में वापस उसी दौर में पहुंच रहे हैं, या अब जो स्थिति है बस वही चलेगी? नहीं, अब अभिषेक जी देखिए, ये जो ट्रेड और ट्रेड डील्स होती है ना, ये मोल भाव है। जिस तरह से हमारे यहाँ अवधारणा है कि अदालतों में इमोशन नहीं चलता, तो व्यापार में भी इमोशन नहीं चलता। बिल्कुल। मैं व्यापार प्रबंधन का प्रस्नातक छात्र रहा हूं, तो हमें एमबीए में ये पहले दिन डीएनए में डाल दिया जाता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ एक टू इंक्रीज प्रॉफिट। बाद में नया टर्म आया टू इंक्रीज वेल्थ, क्योंकि प्रॉफिट शब्द को और व्यापक किया गया
और कहा गया कि वेल्थ आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, आपके पास इक्विपमेंट्स भी, यानी बैलेंस शीट में। और आपको बताऊं, टाटा वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपनी बैलेंस शीट में अपने ह्यूमन रिसोर्स को एसेट्स के रूप में दिखाना शुरू किया। जैसे एसेट और लाइबिलिटी होती हैं, तो अकाउंटिंग में ये टर्म आया। दरअसल ट्रेड और ट्रेड डील ये भावनात्मक हो नहीं सकती। अमेरिका और भारत के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, ये सौदेबाजी चल रही है। जैसे कई बार होता है कि ये सामान 10 का दो, नहीं ग्राहक कहता है 8 का दो, और फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी का हल्का सा एक्सेलरेटर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर पैदल है सब्जी मंडी में तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं और पलट के देखते भी रहते हैं कनखियों से कि वो बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, क्योंकि सामान पसंद आया है। भारत, बढ़ता हुआ भारत, अपने व्यापार को लेके दुनिया तो छोड़ दीजिए, दुनिया के मौजूद देश तो छोड़ दीजिए, अगर मंगल ग्रह पे भी कोई देश हो, कोई बसावट हो, तो भारत अपने व्यापार के दरवाजे किसी से बंद नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इवन आपके दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड आपने नहीं बंद किया, इमरान खान बंद किया। इमरान बंद, बिल्कुल। चाइना के साथ जो जरूरी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए ट्रेड हैं, उसके अलावा जो हमारे कल्चरल खतरे के लिए जो एप्स और तमाम तरह की चीजें हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें हमारी कल्चरल सिक्योरिटी को खतरा होता हो, उसके अलावा ट्रेड लगातार दिन दूना रात चौगुना चाइना के साथ भी बढ़ रहा है। बांग्लादेश के साथ हमारे तनाव वाले संबंध यूनुस के आने के बाद चल रहे हैं, लेकिन क्या ट्रेड रुका है? हमने सिर्फ उनके साथ किया क्या है, हमने ये कहा है कि फलाने 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 चीजों के लिए हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, आओ अब तुम जब पानी के रास्ते आओगे तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा दुरुस्त, पहुंचाओ 1 किलो नमक तुम नेपाल में। तो ये क्या होता है, ये ट्विस्ट एंड टर्न है। अमेरिका के साथ भी आप यही कर रहे हैं। इसके पहले आपने ये बताइए, रशिया से तेल खरीदा आपने, उल्टा यूरोप को आप चेप रहे थे, ये व्यापार। तो ये केवल ट्विस्ट एंड टर्न है, आर्म ट्विस्टिंग है, और ये व्यापार का बड़ा नेचुरल गेम है। इसीलिए भारत भी कह रहा है, जैसे एक मीम चलता ना, कर लो, अच्छा कर लो, पहले तुम कर लो। भारत और अमेरिका के बीच में सिर्फ यही चल रहा है। बहुत से हमारे यहाँ राष्ट्रवादी, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके इमोशन का सम्मान करता हूं, वो कहते हैं नहीं साहब, पाकिस्तान को तो एक आलू प्याज नहीं देना चाहिए। अरे क्यों नहीं देना चाहिए भाई, क्यों नहीं देना चाहिए? पैसा कमाइए ना, अपनी वेल्थ बढ़ाइए ना, अपना सड़ा हुआ 2 नंबर का 3 नंबर का प्याज उठा के भेज दीजिए, नासिक की सड़कों पर फेंकिए मत, ताकि यहाँ का जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है वो चिल्लाए कि हाय हाय किसान मर गए, हाय हाय किसान मर गए, तबाह हो गए। तो ये अमेरिका के साथ सिंपल व्यापार चल रहा है। व्यापार में इस तरह की सौदेबाजी होती है, आपको ताना भी मारता है आदमी, आपके लिए कुछ गलत फैसले भी करता है, लेकिन क्या भारत पर कोई फर्क अभी तक पड़ रहा है? आपने मार्केट की बात बता ही दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भारत पर कोई, तो मैं आपका जो प्रश्न था कि क्या हम 90s में फिर वापस जा रहे हैं यूएस इंडो रिलेशन को लेके, नहीं। तब से गंगा जमुना में पानी बहुत बह चुका है। पूरे विश्व का अगर आप वैश्विक ऑर्डर देखेंगे तो वो बदल चुका है, आर्थिक जो एक ऑर्डर था वो बदल चुका है। आप इकोनॉमी में कहां खड़े हैं, तो तब की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। और मैं राजीव शुक्ला की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं, निश्चित उदारवाद को अपनाने के बाद खड़े हैं, यहाँ पार्टी लाइन की कोई बात नहीं। और यही वजह है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से अगर हम और अभिषेक जी कोई बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, नरसिम्हा राव जी के समय में जो शुरू हुआ उसका भी योगदान है। राजू शुक्ला भी ये कह रहे हैं, अटल जी ने कंटिन्यू किया, राजू शुक्ला ये भी कह रहे हैं, मनमोहन की सरकार में निश्चित रूप से हमारी उतनी बुरी दशा नहीं थी, ये भी सही है, काम चला, देश चला, 2000 देश चला, तभी तो नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश मिला। लेकिन वही राजीव शुक्ला ये भी कह रहे हैं कि इस वर्तमान सरकार ने भी इसको कंटिन्यू किया अपने तीसरे टर्म में। लेकिन एक ही आदमी है जो इस सारी लाइन के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो परिवार भारत का नहीं है। वो परिवार भारत में दुर्भाग्य से राजनीति कर रहा है, दुर्भाग्य से सत्ता एंजॉय किया उसने, लेकिन भारत का इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। तो भैया उनकी इकोनॉमी खुद की खत्म हुई है और वो भारत का मतदाता लगातार कर रहा है। मैं नमन करूंगा
राहुल गांधी के सलाहकारों को, उनके स्क्रिप्ट राइटरों को, जिसमें कि पूरे के पूरे लेफ्ट घुसे हुए हैं। आप राहुल गांधी का इस समय बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, बदतमीजी, ये सब देख लीजिए। ये आपको कामरेडों की याद नहीं कराता? सो कॉल्ड फर्जी क्रांति, सत्ता से लड़ जाओ, भिड़ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल वही कॉमरेड, एकदम क्योंकि 90 का दशक मैंने जिया है ना बिहार में, वही फर्जी बातें। ये बिल्कुल वही बातें हैं। तो मैं नमन करूंगा और मैं उन्हें बधाई दूंगा। आप ऐसे करते रहिए, ताकि जो थोड़ा बहुत सरकावट होती है थोड़ा थोड़ा राष्ट्रवादियों के बीच में, या भारत प्रथम के भावना से जीतने वाले लोगों के लिए, उनका दिल और मजबूत होता जाए, उंगलियां और छटपटाएं कि कब आएगा इलेक्शन का दिन, और फिर हम तुम्हें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो में आए और जिस प्रकार से आपने इस पूरे राजनीति का पोस्टमार्टम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से निवेदन है, कृपया द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्र में नैरेटिव का निर्माण बहुत आवश्यक है, और वो भी तब जब हमारे जैसे योद्धा सामने खड़े हो, हमारे अपोजिशन में दलायर मेरी गलती है, दलायर जैसे लोग हैं। जब ऑफिशियल द रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग हों, जो 10-15 बार डोनाल्ड ट्रंप की भी सरकार गिरा चुके हैं, मोदी और योगी की तो छोड़ दीजिए, तो आवश्यक होता है आपका इतना सपोर्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।